गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर एसएसटी की जो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधार। तो किस प्रकार से नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक सुधार, क्या क्या आर्थिक सुधार दिए गए और नई आर्थिक नीतियों में जो सुधारीकरण में है, इसमें 3 प्रक्रियाओं को रखा गया: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। आज हम ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन पर भी अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए, या वैश्वीकरण, उदारीकरण, इनमें से किसी भी टॉपिक पर एक अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। या प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है: नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधार बताइए। तो आर्थिक सुधार किस प्रकार से हमारे नई आर्थिक नीति के तहत सरकार के द्वारा किए गए, इसके अंतर्गत क्या क्या सुधार किए गए। नई आर्थिक नीति में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत आर्थिक स्थिरीकरण, यानी कि हमें अगर आर्थिक सुधार करने हैं तो कुछ उसमें आर्थिक क्षेत्रों पर कुछ संशोधन या अपने जो उनमें आर्थिक जो नीतियां हैं उनमें थोड़ी सी संशोधन करके सीमित करनी होगी। तो इसके अंतर्गत आर्थिक स्थिरीकरण तथा संरचनात्मक सुधार हेतु उपाय है। आर्थिक नीति क्या थी? यहाँ पर एक तो आर्थिक स्थिरीकरण, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा तो फिर वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे सुधार किए जाए जिससे हमारा आर्थिक विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का दबाव लोगों पर, व्यापारियों पर ना पड़े। इस तरह से ऐसे उपाय किए गए जो आर्थिक स्थिरीकरण तथा संरचनात्मक यानी कि बनावटी जो है उसमें सुधार करके ऐसी वस्तुएं उत्पादित की जाए या बनाई जाए, संरचना की जाए, जिससे उस सुधार के लिए कुछ उपाय लागू किए गए। जैसे आर्थिक स्थिरीकरण, और इस प्रकार से उसके उपाय अल्पकालीन प्रकृति के थे, यानी कि कुछ कम समय के लिए सुधार किए गए। इसके अंतर्गत जैसे भुगतान संतुलन के संकट तथा मुद्रास्फीति की समस्या को नियंत्रित करने के उपाय शामिल थे। अब सबसे पहले एक बात बताती हूँ आपको कि इसके अंतर्गत जो भुगतान संतुलन है, यानी कि व्यापार घाटा, ये उतार चढ़ाव तथा मुद्रास्फीति हम उसे कहेंगे जैसे कि वस्तुओं में निरंतर या सतत वृद्धि जो होती है उस पर नियंत्रण लगाना, ये भी एक उपाय था। भुगतान संतुलन, व्यापारों में इस प्रकार से घाटा हो जाता है और इस प्रकार वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण लगाना, ये सभी उपाय इसमें नई आर्थिक नीति के समकक्ष या इसमें शामिल किए गए। इसका जो उद्देश्य था अर्थव्यवस्था की संरचना में सुधार करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जब भी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तभी क्या होगा, आर्थिक विकास हो सकता है। तो इसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास करने के लिए इसमें संरचना में सुधार करना था और अर्थव्यवस्था की कुशलता में वृद्धि करना था। जो अर्थव्यवस्था की जो प्रक्रिया है उसमें अर्थव्यवस्था की कुशलता में वृद्धि करना है। तो आर्थिक सुधारों को जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्रक्रिया के द्वारा हम लागू करते हैं। यहाँ पर आर्थिक जो सुधारों के जो आर्थिक सुधार है उदारीकरण के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा लागू किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे उदारीकरण। उदारीकरण अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को समाप्त करके, जो जबरदस्ती या ज्यादा वस्तु पर इस प्रकार से अवांछित प्रतिबंध लगा रखे हैं, उन प्रतिबंधों को, नियंत्रणों को और प्रतिबंधों को समाप्त करना है। समाप्त करने और सरकार को सुविधा में लाने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार से जबरदस्ती कई बार सरकार वस्तुओं पर या अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए यहाँ अवांछित बिना कारण से नियंत्रण बनाए रख लेती है या प्रतिबंध लगा देती है, तो ऐसे अवांछित नियंत्रणों
और प्रतिबंधों को समाप्त करना है और सरकार को सुविधा में लाने की प्रक्रिया है। तो इस तरह से ये जुलाई 1991 में औद्योगिक नीति अपनाई गई। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति अपनाई गई। इससे जो औद्योगिक नीति को अपनाया गया तो औद्योगिक नीति के तहत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार हुए, क्योंकि जब औद्योगिक नीति के तहत ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो औद्योगिक नीति के तहत ही हमारे जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी सुधार होंगे और हमारी आर्थिक स्थिति उन्नत होगी। इसी प्रकार से इसमें वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, विदेशी विनिमय कर, जो विदेशी विनिमय कर प्रणाली है उन पर भी नियंत्रण बनाए रखता और नियंत्रणों को बनाए रखता था, उन नियंत्रणों को कम करना और उन नियंत्रणों को समाप्त करना। जैसे कि वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र या विदेशी जो विनिमय कर है, विदेशों से हमारा जो माल सप्लाई होता है या माल बाहर जाता है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। जब ज़्यादा टैक्स लगता है तो वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी कारण मुद्रास्फीति की जो समस्या है वो जन्म लेती है। मुद्रास्फीति की समस्या को जन्म लेती है, उस मुद्रास्फीति की समस्या को भी समाप्त करना है, कम करना है। इसी कारण जो विनिमय कर प्रणाली है उन क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए गए और नियंत्रण थे वो नियंत्रण समाप्त किए गए। तो इस तरह से जो अनावश्यक नियमों और नियंत्रणों को समाप्त करना है, जो अनावश्यक इस प्रकार से नियंत्रण बने हुए थे और इस प्रकार नियंत्रणों को समाप्त करना है। तो सरकारी जो हस्तक्षेप की कमी करना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी हस्तक्षेप है तो हस्तक्षेप को कम करना है। जहाँ हमारा उदारीकरण अपनाया गया तो उदारीकरण ये 1991 में औद्योगिक नीति के तहत इस प्रकार सरकारी जो हस्तक्षेप है उसको कम करना है, अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसको और मजबूत बनाना है और इस प्रकार से आर्थिक क्षेत्रों तथा नीतियों को जो सरकारी बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था के उत्पादन और तथा व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाना। जो व्यापार की क्रिया है, व्यापार जैसे हम एक स्थान से अगर विदेशों में या कहीं दूसरी जगह अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार पर अगर टैक्स लगाया जाता है, कुछ इस प्रकार के नियंत्रण भी होते हैं। अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग तरीके के व्यापार में अलग अलग तरह का नियंत्रण बनाए रखता है। तो इन नियंत्रणों को, प्रभावों को कम करना है और इन नियंत्रणों को सरकारी हस्तक्षेप से बाहर लाना है, उनका हस्तक्षेप कम करना है और बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था के उत्पादन और व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाना, यानी व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाना, यही उदारीकरण है। जो भी व्यापार की क्रियाएं हैं उनको उसमें सुधार करके, उसमें हस्तक्षेप कम करके, उसमें इस प्रकार जो नियंत्रण है वो कम करके व्यापार की क्रियाओं को सुधार करना है। अब आता है निजीकरण। निजीकरण उन सभी नीतियों से है जो अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ती हुई भूमिका प्रदान करती है। निजी क्षेत्र के, ये सरकारी हस्तक्षेप न होकर कई सरकारी इन पर भी जो निजीकरण है यानी कि निजी क्षेत्रों पर भी सरकारी नियंत्रण बना हुआ होता है, सरकारी दबाव रहता है। तो जो निजी कंपनियां हैं या निजी क्षेत्र हैं तो उन सभी नीतियों से है जो अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ती हुई भूमिका प्रदान करती है तथा सरकार का दायरा सीमित करती है। तो वहाँ पर भी सरकार का दायरा सीमित करती है। तो इस प्रकार निजीकरण का तात्पर्य उन सभी नीतियों से है जो अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ती हुई भूमिका प्रदान करती है तथा सरकार का दायरा सीमित करती है, यानी सरकार का जो प्रतिबंध है या सरकार का जो नियंत्रण है उसे कम करती है या समाप्त करती है। इस प्रकार से जो निजीकरण, सार्वजनिकरण का, सार्वजनिक जो है राज्य और समितियों में निजी स्वामित्व का नियंत्रण देने की प्रक्रिया से है, यानी कि यहाँ पर इसके अंतर्गत जो औद्योगिक लाइसेंसिंग
जो उद्योगों पर लाइसेंसिंग दिया जाता है, लाइसेंसिंग में बहुत सारे प्रोसीजर अपनाए जाते हैं जब जाके लाइसेंस मिलता है। इससे इस प्रक्रिया को सरल बनाना है। निजी जो कंपनियां खोलने के लिए कोई भी अपना उद्योग खोलता है उससे पहले लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो लाइसेंस में बहुत सारा सरकारी प्रोसीजर होने के बाद लाइसेंस तैयार होता है। तो लाइसेंस की प्रक्रिया को भी सरल बनाना है। सीमित और सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षण प्राप्त उद्योगों को संख्या में भारी कमी से निजी क्षेत्र के लिए विकास के लिए द्वार खोले गए। तो इस कारण से भी कई बार अपना निजी व्यवसाय खोलने में लोग अपना विकास करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि कई सरकारी प्रोसीजर और कई दायरों से गुजरने के बाद लाइसेंस प्राप्त होता है, या ऐसे जो सरकारी जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी पैसा भी चला जाता है। तो इसी कारण से निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये निजीकरण या निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निजीकरण अपनाया गया और सरकार का दायरा सीमित किया गया, यानी सरकार का इस पर प्रतिबंध कम कर दिया गया। यहाँ पर अब आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से देखो तात्पर्य है वैश्विक यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था से हमारी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समतुल्य या समानता, जैसे घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। हमारी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण आत्मसात करना क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण कहलाता है। तो इसमें जो वैश्वीकरण के कारण अगर हम व्यापार हमारा माल अधिक उत्पादन होता है, हम विदेशों में बेचते हैं, और विदेशों में जाने पर जो प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं उसके कारण माल की कीमत बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विस्तार उसके राजनीतिक सीमाओं को बाहर हो जाता है और आर्थिक खुलापन और देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में वृद्धि होती है। और वैश्वीकरण के अंतर्गत जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और मुक्त प्रवाह यानी वस्तुओं का किसी प्रकार का टैक्स फ्री से मुक्त प्रवाह यानी आवाजाही में कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाना। पूंजी निर्बाध प्रवाह, पूंजी अगर किसी भी तरह का हम उद्योगों में लगा रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए। प्रवाह जैसे कि हम व्यापार करते हैं तो हमारी वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजी का प्रवाह करते हैं, पूंजी प्रवाह करते हैं। समय की जो वित्तीय बाजार हैं और श्रम का प्रवाह होता है। जब भी उत्पादन क्षमताएं बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रम की भी आवश्यकता होती है। तो औद्योगिकरण का जो औद्योगिकरण है उसका स्वतंत्र प्रवाह, उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास और ज्ञान का प्रसार आदि सम्मिलित है। इसी के कारण वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है। वैश्वीकरण हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों से हमारा संबंध रहेगा तो राष्ट्रीय दूसरों देशों का आपसी प्रेम संबंध भी बढ़ेगा। तो भारत के जो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश है को प्रतिबंधों से काफ़ी सीमा तक कम कर दिया है, हटा दिया गया है। जो सीमा पर इस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जाते हैं और व्यापार में आने जाने में जो अवरोधन है या प्रतिबंध है उनको सीमित कर दिया है। तो इस प्रकार से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास ने वैश्वीकरण का तीव्र गति से और ज़्यादा तीव्र गति से प्रदान किया है और इस प्रकार वैश्वीकरण का संपूर्ण विश्व में संसाधनों के आवंटन में सुधार कर इसे अधिक कार्य कुशल बनाया है और ज़्यादा अधिक कार्य कुशल बना दिया है। क्योंकि हमारे आज जो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित टेक्नोलॉजी के कारण, सूचना और संचार के कारण एक देश से दूसरे देश की सीमाएं हैं बिल्कुल नज़दीक हो गई है। एक देश से दूसरे देश का संबंध बिल्कुल भाईचारे जैसा हो गया है। तो यही वैश्वीकरण है। तो आज हमने आर्थिक नीति में 3 पॉइंट के आधार पर देखे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इसके आधार पर अगर अलग अलग भी आ जाता है क्वेश्चन तो इस आधार पर हम अलग अलग भी उसका आंसर लिख सकते हैं। धन्यवाद।